हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का पार्ट 2 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा के स्टूडेंट पढ़ेंगे। आज हम भवन के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस ऑफ बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एज पर एनबी कोड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है। उपयोग के आधार पर राष्ट्रीय भवन संहिता में भवनों को निम्न 9 वर्गों में रखा गया है। वर्ग ए आवासीय भवन, वर्ग बी शैक्षणिक भवन, वर्ग सी संस्थागत भवन, वर्ग डी सभा भवन, वर्ग ई व्यावसायिक भवन, वर्ग एफ वाणिज्यिक भवन, वर्ग जी औद्योगिक भवन, वर्ग एच भंडारण भवन, वर्ग जे जोखिम वाले भवन। विस्तृत वर्णन निम्न है। जैसे कि हम रेसिडियल भवन जानते हैं, शैक्षणिक भवन हम जानते हैं। रेसिडेंटल भवन मतलब यह होता है कि जहां हम खाना बनाना, सोना, खाना पकाना, पानी पीने की व्यवस्था या दूषित जल की निकास की व्यवस्था होती है, उसे हम रेसिडेंटल भवन कहते हैं। शैक्षणिक भवन हम उसे कहते हैं जहां पर हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं। संस्थागत भवन हम किसे कहते हैं, इसका हम आगे पढ़ेंगे। वर्ग ए आवासीय भवन, आवासीय भवन को हम रेसिडेंटल भवन कहते हैं। इन भवनों में आवश्यक रूप से विश्राम करते रहने और सोने की व्यवस्था होती है। इन भवनों में भोजन बनाने का कक्ष हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। इसके उपवर्ग निम्न है। अस्थायी निवास गृह जैसे धर्मशाला, सराय, रैन बसेरा इत्यादि। A2 व्यक्तिगत आवासीय भवन जिनमें एक अथवा दो परिवारों की आवास की व्यवस्था हो। डोरमिट्री, हॉस्टल, रेलवे विश्राम गृह आदि में बनाया जाता है। फ्लैट 3 अथवा अधिक परिवारों को एक ही भवन में रहने के लिए। होटल एवं मोटल जहां 15 से अधिक व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था हो। जैसे कि दोस्तों हमने आवासीय भवनों के बारे में कुछ पहले ही बता दिया था, लेकिन इसमें डॉर्मिट्री का अर्थ होता है छात्रावास। जहाँ की छात्रावास बच्चे हॉस्टल में जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे छात्रावास कहते हैं। छात्रावास को भी हम क्या कहते हैं, आवासीय भवनों में भवन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वर्ग बी संस्थागत शैक्षणिक भवन। इसके अंतर्गत पाठशाला, नर्सरी, स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि के भवन आते हैं, जिनमें सामान्य रूप से व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि बनाए जाते हैं। शैक्षणिक भवन हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे कि स्कूल्स, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज ये आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग सी संस्थागत भवन। इस वर्ग में विभिन्न संस्थानों के भवन आते हैं। संस्थागत भवन को निम्न उपवर्ग में रखा गया है। चिकित्सालय, नर्सिंग होम, अनाथालय, वृद्ध व विकलांगों के आश्रम, बंदी गृह, जेल, नारी मुक्ति केंद्र, पागलखाने इत्यादि। संस्थागत भवन के अंतर्गत हमें चिकित्सालय, जिसे हम अंग्रेजी में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अनाथालय, वृद्ध व विकलांगों के आश्रम, जेल सारे इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग डी सभा भवन, ऐसे भवन जिनमें लोग सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यों के लिए एकत्रित होते हैं। सभा भवन किसे कहते हैं, जिसमें लोग सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यों के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे मंदिर, सिनेमा हॉल, नाचघर, स्टेडियम, क्लब, रेलवे व बस स्टेशन इत्यादि को क्या कहते हैं, हम सभा भवन कहते हैं। वर्ग ई व्यावसायिक भवन। इसके अंतर्गत बैंक भवन, चिकित्सकों की क्लिनिक, वकीलों के चैम्बर, व्यावसायिक कंपनियों की कार्यालय, ब्यूटी पार्लर, लेखा अभिलेख कक्ष इत्यादि आते हैं। वर्ग एफ वाणिज्यिक भवन। इस वर्ग में दुकानें, स्टोर, शोरूम आदि आते हैं। क्रय विक्रय से संबंधित कार्यालय तथा स्टोर यदि मुख्य भवन में स्थित है तो यह भी वाणिज्यिक भवन में लिया जाता है। वाणिज्य भवन हम किसे कहते हैं, जैसे कि दुकान हो गया, स्टोर हो गया, शोरूम हो गया, उसे हम
जिससे हम पैसे कमाते हैं, जिसे हम स्टोर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक भवन कहते हैं। औद्योगिक भवन, जिन भवनों में वस्तुओं का निर्माण उत्पादन होता है औद्योगिक भवन कहलाते हैं। औद्योगिक भवन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसे हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे औद्योगिक भवन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्कशॉप, फैक्ट्री, कारखाना आदि नामों से जाने जाते हैं। भंडारण भवन, भंडारण भवन नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें हम किसी चीज़ का भंडारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भंडारण भवन कहते हैं। जैसे कि सामान्य प्रकार का माल रखने व स्टोर करने के लिए बनाया गया भवन भंडारण भवन के अंतर्गत आता है। गोदाम, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, खाद्य अन्न घर आदि भंडारण भवन कहलाते हैं। अति ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ का संग्रहण करने वाले भवनों को अलग वर्ग में रखा जाता है। वर्ग जी, जोखिम वाले भवन, जिन भवनों में अति ज्वलनशील, विस्फोटक व जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का उत्पादन, भंडारण, हस्तन किया जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल के डिपो, गैस सिलेंडर शेड, बारूद भंडार, मैंगनीज हाउस, अतिसाबजी घर इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। जैसे कि दोस्तों जोखिम वाले भवन, इसके नाम से ही हम जानते हैं कि यह भवन जो इस भवनों में हम ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक चीज़, हानिकारक पदार्थ जिसे हम भंडारण करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, वो इस भवन में आते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों नेक्स्ट भवनों की श्रेणियाँ, क्लासेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कितने क्लास होते हैं, हम इस पॉइंट्स में ये पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत ही आ चुका है। भवनों की श्रेणियाँ, प्रयुक्त निर्माण पदार्थों के प्रकार तथा कारीगरी के अनुसार भवनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। निर्माण सामग्री जितना उच्च कोटि की होगी तथा कारीगर जितनी उत्तम होंगे, भवन पर निर्माण लागत भी उतनी अधिक आती है। लोक निर्माण विभाग ने जनहित भवन तथा आवास गृह को निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जैसे कि दोस्तों भवन की श्रेणियों को हम पदार्थों के प्रकार, कारीगरों के अनुसार भवनों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि निर्माण सामग्री की सामर्थ्य, सामग्री उच्च कोटि की होगी, कारीगरी जितनी उसकी उत्तम होगी, उसी के श्रेणी में हम उसे रखते हैं। ये निम्नलिखित श्रेणियों के होते हैं। पहला प्रथम श्रेणी के भवन, दूसरा द्वितीय श्रेणी के भवन, तीसरा तृतीय श्रेणी के भवन। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, सेकेंड क्लास बिल्डिंग, थर्ड क्लास बिल्डिंग, देख सकते हैं हम इसे। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, प्रथम श्रेणी के भवन। मटेरियल तथा कारीगरी की दृष्टि से यह भवन की उच्च श्रेणी होती है। इन भवनों का प्रत्येक घटक उच्च कोटि की सामग्री से तथा उत्तम ढंग से बनाया जाता है। प्रथम श्रेणी के भवन महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों तथा अधिकारियों के आवास के लिए निर्मित किया जाता है। जैसे कि दोस्तों प्रथम श्रेणी के भवन प्रथम श्रेणी के भवनों में मटेरियल तथा कारीगरों मटेरियल उच्च कोटि की सामग्री होना चाहिए या उत्तम ढंग से होना चाहिए, और कारीगरों को भी कारीगरों की दृष्टि से भवन उच्च कोटि की श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी के भवन सार्वजनिक और अधिकारियों के आवास के लिए निर्मित किया जाता है। प्रथम श्रेणी के भवन का निर्माण गढ़े हुए पत्थरों अथवा प्रथम श्रेणी की ईंटों से सीमेंट मसालों में किया जाता है। छत पर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की स्लैब एवं धरन डाले जाते हैं। फर्श मोज़ेक या सीमेंट कंक्रीट में के बनाए जाते हैं। दरवाज़ा खिड़कियों के लिए शीशम या देवदार की लकड़ी तथा कांच का प्रयोग किया जाता है। दीवारों पर प्लास्टर तथा डिस्टेम्पर किया जाता है। पेयजल सप्लाई तथा दूषित जल निकास की फिटिंग भी उच्च क्वालिटी की होती है। प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में पत्थरों या ईंटों फर्स्ट क्लास के ईंटों का प्रयोग करते हैं, और उसमें आरसीसी के स्लैब्स डाले जाते हैं, उसमें बीम्स डाले जाते हैं, मोज़ेक और सीमेंट कंक्रीट के फ्लोर्स बनाए जाते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ शीशम की लकड़ी के बनाए जाते हैं।
दीवारों पर प्लास्टर डिस्टेम्पर के द्वारा किया जाता है और इसमें पेयजल और दूषित जल की निकासी भी उत्तम की व्यवस्था की जाती है। दूसरा, द्वितीय श्रेणी के भवन सेकेंड क्लास बिल्डिंग। निर्माण के लागत के अनुसार यह मध्यम श्रेणी के भवन में होते हैं। इसकी दीवारें प्रथम श्रेणी की ईंटों को चूने मसाले में लगाकर बनाई जाती है। छतें प्रबलित ईंट स्लैब की होती है। फर्श सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। दरवाजे खिड़की के लिए देवदार कैल चीड़ की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। दीवारों पर सफ़ेदी अथवा रंगीन पुताई की जाती है। द्वितीय श्रेणी के भवनों के अंतर्गत कर्मचारियों के क्वार्टर, सामान्य कार्यालय, श्रमिक कॉलोनी, ग्रामीण विद्यालय इत्यादि आते हैं। जैसे कि दोस्तों सेकेंड क्लास की बिल्डिंग को हम उसके दीवारों को, ये मध्यम श्रेणी के भवन होते हैं। इसके दीवारों में जो ईंटें लगे होते हैं उसमें हम चूना मसाला लगाते हैं। छतों को हम रेनफोर्स ब्रिक स्लैब की होती है और फर्श कंक्रीट की बनाई जाती है। दरवाजे और खिड़की के लिए लकड़ियाँ देवदार कैल चीड़ की इस्तेमाल की जाती है और दीवारों पर डिस्टेम्पर के बजाय रंगीन पुताई सफ़ेदी की जाती है। सेकेंड क्लास बिल्डिंग हम कर्मचारियों के क्वार्टर, कार्यालय या ग्रामीण विद्यालयों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा, तृतीय श्रेणी के भवन। यह निम्न कोटि के मकान होते हैं। इनके निर्माण में न्यूनतम व्यय किया जाता है। यह मकान सस्ते प्रकार की निर्माण सामग्री से तथा औसत श्रेणी के श्रमिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। दीवारों के लिए द्वितीय श्रेणी की ईंटें, पत्थर की पट्टियाँ या लकड़ी की कड़ियों की छत, ईंटों के फर्श, स्थानीय सस्ती लकड़ी के दरवाजा खिड़कियाँ बनाई जाती है। दीवारों पर टीप या गारे का प्लास्टर किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ये नाम से ही हमें पता चलता है कि तृतीय श्रेणी के भवन बहुत ही निम्न कोटि के मकान होते हैं और इसका व्यय भी काफ़ी न्यूनतम आता है। इसको श्रमिकों द्वारा तैयार किया जाता है। दीवारों पर सेकेंड क्लास की ईंटों लगाई जाती हैं, पत्थर की पट्टियाँ, लकड़ी के कड़ियों की छत और ईंटों का फर्श, जो कि हम ईंटों के फर्श पर लगाए जाते हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सस्ती बनाई जाती हैं और इस पर सफ़ेद रंगीन या डिस्टेम्पर के बजाय टीप या गाड़े का प्लास्टर किया जाता है। यह मकान निम्न वर्गों के कर्मचारी, श्रमिकों तथा कम महत्व के कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। निर्माण सामग्री को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए भी तृतीय श्रेणी के मकान बनाए जाते हैं। भवन के घटक, कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। दोस्तों यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि हम 3 बार इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह चुके हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम जहाँ तक हमारी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो ही दे सकें, जिससे आप लोगों को लाभ प्राप्त हो, आप लोग सेमेस्टर में या किसी कंपटीशन को अच्छे से बीट कर दें। थैंक यू सो मच। भवन के घटक, कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। भवन की सामान्यता निम्नलिखित घटक होते हैं: फाउंडेशन, कुर्सी या प्लिंथ, सील रोक रद्दा, अधिसंरचना दीवारें, खंभे व प्रस्तंभ, डाट लिंटल व धूप अवरोधक, फर्श, छत, मुंडेर, सोपान या जीना, दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदार। भवन की सुंदरता तथा उपयोगिता बढ़ाने के लिए दीवारों पर प्लास्टर अथवा टीप करके पुताई तथा सफ़ेदी की जाती है और इस्पात व लकड़ी कार्य पर रंग रोगन किया जाता है। आवासीय भवनों के लिए अग्रलिखित आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी की जाती है। पेयजल सप्लाई, दूषित जल निकासी, विद्युत सप्लाई। जैसे कि दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि आवासीय भवनों के लिए हम पेयजल सप्लाई वहाँ पर उत्तम होना चाहिए, दूषित जल निकासी की भी उत्तम होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सप्लाई की भी उत्तम व्यवस्था होना चाहिए। भवन के उपरोक्त घटकों का वर्णन निम्न है। भवनों के लघु घटक का वर्णन अनुच्छेद 2.4 में दिया गया है। फर्स्ट, पहला, नींव। संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे बनाया जाता है और अधिसंरचना का भार नीचे अतः मृदा पर स्थानांतरित करता है, नींव कहलाता है। जैसे कि दोस्तों
नींव हम किसे कहते हैं? संरचना का, स्ट्रक्चर्स का वह भाग होता है जो कि आदि सुपर स्ट्रक्चर का भार नीचे मृदा पर स्थानांतरित करता है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि जमीन, यह ग्राउंड लेवल होता है, यह फाउंडेशन है, ये ग्राउंड लेवल का फाउंडेशन है और यह ग्राउंड लेवल के ऊपर है। तो दोस्तों यह सुपर स्ट्रक्चर होता है और यह सब स्ट्रक्चर होता है। तो इस सुपर स्ट्रक्चर के भार को सब स्ट्रक्चर पे सुपर स्ट्रक्चर के भार को नीचे इस मृदा पर स्थानांतरित करने के लिए हम क्या बनाया जाता है? हमें नींव को बनाया जाता है, इसे हम नींव कहते हैं। भारवाही दीवारों तथा खंभों के नीचे नींव बनाया जाता है। साधारण भवनों के लिए खसकेदार या फैलाव नींव बनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने खसकेदार नींव ही बनाए थे, जो कि इस तरीके से कुछ होता है। दोस्तों अगर आप कहेंगे तो हम ड्राइंग भी आप लोगों को वीडियो बना सकते हैं, इसे हम खसकेदार नींव कहते हैं। विशेष स्थितियों में तथा अत्यधिक भार वहन के लिए अन्य प्रकार की नींव जैसे पटरा नींव, ग्रिलेज नींव, पाइल नींव इत्यादि के प्रयोग किए जाते हैं। नींव का सविस्तार वर्णन अध्ययन 4 में किया गया है। हम दूसरे पार्ट में नींव का अध्ययन विस्तार से करेंगे। दूसरा, कुर्सी या प्लिंथ। भवनों के भीतर वर्षा जल, बाढ़, धूल, मिट्टी व छोटे मोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को घुसने से रोकने के लिए भवन का फर्श भूमि तल से कुछ ऊपर बनाया जाता है। फर्श तल तथा भूमि तल के बीच दीवारों की ऊंचाई को भवन की कुर्सी कहते हैं। कुर्सी भवन की सुंदरता बढ़ाती है तथा इसे भव्यता प्रदान करती है। भवन की जल निकासी के लिए भी भूतल फर्श की भूमि से कुछ ऊंचा होना आवश्यक है। जैसे कि दोस्तों कुर्सी या प्लिंथ हम किसे कहते हैं? कुर्सी या प्लिंथ हम किस लिए लगाते हैं? कि भवन के अंदर वर्षा का जल, बाढ़, धूल या मिट्टी यो अंदर ना आ सके, इसीलिए हम क्या करते हैं? कुर्सी तल प्लिंथ बनाते हैं। सामान्यतः कुर्सी तल व फर्श तल एक ही क्षैतिज तल पर स्थित होते हैं। अंतर केवल उतना ही है कि बाहर से उसे कुर्सी तल या भीतर से उसे फर्श तल कहते हैं। कुर्सी तल भूमि तल से 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। बाढ़ग्रस्त भूमि में यह मान अधिक हो सकता है। जैसे कि दोस्तों कुर्सी तल की हम ऊंचाई कितने रखते हैं? ग्राउंड लेवल से 30 या 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखा जाता है। कुर्सी तल सड़क तल से पर्याप्त ऊंचा रखना चाहिए। सड़क का बहता वर्षा जल भवन के अंदर न आने लगे। अत्यधिक ऊंची कुर्सी रखने पर भवन का निर्माण व बढ़ जाता है और भवन प्रवेश पर अधिक संख्या में कदमचे लगाने पड़ते हैं अथवा लंबी रैंप देनी पड़ती है जो अधिक स्थान घेरती है। तीसरा, सील रोक रद्दा, डैम प्रूफ कोर्स। कैपिलरी एक्शन, केशिकीय क्रिया तथा अन्य कारणों से अवभूमि की नमी नींव व प्लिंथ से होकर ऊपर दीवारों तक भवन के अन्य भागों में चढ़ने लगती है, जिसे सीलन कहते हैं। सीलन के कारण दीवारों पर बदनुमा धब्बे पड़ जाते हैं और फिटिंग नट होने लगती है। सीलन को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए कुर्सी तल पर सील रोक रद्दा लगाया जाता है। रद्दे में सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट में सील रोक पदार्थ मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। इसे सील रोक रद्दा भी कहते हैं। दोस्तों सील रोक रद्दा हम किसे कहते हैं? प्लिंथ होता है, प्लिंथ के ऊपर ही हम एक मोटी 2 से 2.5 सेंटीमीटर की हम प्लिंथ डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स लगाते हैं, जिससे कि सीलन नहीं होता है। सीलन जिसे हम सीलन से बच जाते हैं। सीलन से दीवारों पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे हमारा दीवार खराब हो जाता है। दीवार पर लगे पुताई रंगों को उखड़ने लगता है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डीपीसी का प्रयोग करते हैं। वॉल्स और पिलर्स, अधिसंरचना दीवारें व प्रस्तंभ। छत को आधार प्रदान करने के लिए दीवारें व खंभे निर्मित किए जाते हैं। दीवार हम किस लिए लगाते हैं? छत को आधार प्रदान करने के लिए। अगर दीवार हम न लगाया जाए
तो छत नहीं खड़ा कर सकते हैं, छत वैसे ही गिर जाएगा। आजकल हम दीवारों के बिना भी छत को खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसे भी हम कॉलम लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। भारी धरनों व छत कैचियों के सिरों पर तथा बरामदों में प्रवेश के लिए प्रस्तंभों का निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण दीवारों की भांति ही होता है, परंतु यह आकृति में आयताकार, वर्गाकार तथा गोलाकार बनाए जाते हैं। ये ईंटों के, पत्थर की चिनाई के अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। दीवारों तथा प्रस्तंभों की मोटाई इन पर पड़ने वाले चल या अचल भार के अनुसार रखी जाती है। पांचवा, डाट तथा लिंटल। डाट या महराब दीवारों के खुले द्वारा को पाटने के लिए वक्राकार आकृति में चिनाई करके जो व्यवस्था की जाती है उसे डाट या महराब कहते हैं। आकृति के अनुसार डाटें अनेक प्रकार की होती है, जैसे अर्धगोलाकार, वृत्ताखंड, दीर्घवृत्ताकार, परवलयाकार इत्यादि। डाट निर्माण में कठिनाई को देखते हुए अब इनका निर्माण वास्तुकला की दृष्टि से नहीं किया जाता है। लिंटल, डाट को हम देख सकते हैं दोस्तों इस ड्राइंग में, इसे हम डाट कहते हैं, जो कि ये इसका स्पान होता है और ये होता है डाट। इस पर लोड आता है जो कि ऐसे ऐसे स्थानांतरित होता है। लिंटल, दीवारों में छोड़े गए खुले द्वारों जैसे दरवाजे, खिड़कियां आदि पाटने के लिए तथा चिनाई ऊपर उठाने के लिए इनके ऊपर जो विशेष क्षैतिज पट्टियाँ डाला जाता है उसे लिंटल कहते हैं। ये लकड़ी का पाटा, पत्थर की पट्टियाँ या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का होता है। इसे सरदल भी कहते हैं। लिंटल पूर्व निर्मित, प्रीकास्ट अथवा स्थल निर्मित हो सकता है। दोस्तों, लिंटल हम इसे कहते हैं, ये हम दरवाजे के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि उसके ऊपर हम दीवारें खड़ा कर सकें। इसे लिंटल कहते हैं। ये लोड आता है जो कि ऐसे ऐसे चलता है, इसका स्पान ये होता है। धूप अवरोधक या सनशेड, बाहरी दीवारों में बने दरवाजे व खिड़कियों से वर्षा जल का धूप के कमरे के अंदर घुसने से रोकने के लिए इनके आगे धूप अवरोधक लगाए जाते हैं। यह प्राय दीवार से 30 से 60 सेंटीमीटर बाहर निकले रहते हैं। इनकी ऊपरी बनावट व ढाल इस प्रकार की होती है जिससे वर्षा जल मुख्य दीवार की तरफ न जाने पाए। दोस्तों, सनशेड हम उसे कहते हैं जो दरवाजे और हम खिड़कियों के ऊपर लगाए जाते हैं। वो हम किस लिए लगाए जाते हैं, ताकि उस दरवाज़ों पर लगाने से हम उसके अंदर पानी, वर्षा के समय पानी या धूप नहीं आता है। 30 से सेंटीमीटर उसे दरवाजे के ऊपर से दीवारों से बाहर निकाल कर लगाते हैं। दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।